पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। बुधवार का दिन, वीकली एक्सपायर एक दिन पहले का दिन, और भारतीय बाजारों में एक जोरदार तेजी, धुआंधार तेजी से कह सकते हैं कि वो आज देखने को मिली। लास्ट आवर में एक अच्छे उछाल के साथ 18,750 के पार इंडेक्स पहुंचा और इंट्राडे में ही 150 अंकों का एक बड़ा जंप इंडेक्स ने दिखाया। पहली बार सेंसेक्स आज 63,000 के पार, पहली बार निफ्टी आज 18,750 के पार, पहली बार निफ्टी फ्यूचर्स आज 18,850 के पार, और बढ़िया तेजी थी निफ्टी बैंक के अंदर भी फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में थोड़ी फिजल आउट हो गई। आज लास्ट आवर में मिड कैप स्मॉल कैप में जोरदार तेजी थी। इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ेंगे, 10-10, 12-12% चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक ही सबसे बड़ी वजह उसकी कि लास्ट आवर में जो बाइंग थी वो MSCI रीबैलेंसिंग की वजह से थी। दरअसल मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट रीबैलेंसिंग जो होती है वो 30 नवंबर की लास्ट डेट में होनी थी उनकी, और रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट था कि मार्केट में आखिरी आवर के अंदर इतनी तेज बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। अब वो क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ये शायद कुछ हद तक फिजल आउट भी हो जाए, लेकिन आज का जो मूव था उसको एंजॉय करिए और बढ़िया तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर इंडेक्स जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। मेटल में जोरदार तेजी थी। सिलेक्टिव फार्मा तेजी में कामकाज कर रहा था, सिलेक्टिव IT तेजी में कामकाज कर रहा था। गैस शेयरों में कुछ मूव आया था। सीमेंट लास्ट आवर बाइंग देखने को मिली क्योंकि वो प्राइस हाइक की बातचीत हो गई। लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट्स लीड कर रहा था। F&O के टॉप गेनर्स में आपको टाटा कम्युनिकेशन, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे नाम भी दिखाई पड़ेंगे जो कि लास्ट आवर में चल रहे थे। एक्सीडेंट के तौर पे आज ग्लैंड फार्मा, कल की बढ़िया तेजी के बाद आज बिकवाली यहाँ रही। लॉरस लैब लोअर लेवल से पुल बैक आया, 2-2.5% की तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में आज बन रही थी और इंडिविजुअली उनका इंपैक्ट था। एक जोमैटो की ब्लॉक डील आज का की हाईलाइट था, जहां सुबह ब्लॉक डील हुई, उसके बाद तेजी आई, बाद में वो तेजी फिजल आउट हो गई। छोटे मझौले शेयरों में तेजी थी। रियल स्टेट बढ़िया तेजी में, DLF, गोदरेज, ओबरॉय। इंफ्रा तेजी में, GMR, HCC जैसी कंपनियों में कुछ हद तक खरीदारी, MEP, NCC ऐसी कंपनियों में खरीदारी थी। तो ये सब वो सेक्टर जो कि अब तक पिछले हुए थे वहां पर तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है, और छोटे मझौले शेयर, सुजलॉन जैसी शेयरों में आज एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो अलग अलग स्टॉक्स और अलग अलग सेक्टर जहां पर मूव था, लेकिन क्लियर कट एक अच्छी चीज़ है कि मिड कैप स्मॉल कैप जो बहुत समय से नहीं चल रहा था उसके अंदर ज़रूर आज एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो वो एक अच्छा ट्रिगर मार्केट ने आज कैप्चर किया। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल IRB इंफ्रा। दागा साहब, आजकल तो ये बढ़िया तेजी में है, ब्रोकरेज ग्रुप्स के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा मूव है, काफ़ी चर्चा में है, तो इनको तो ध्यान रख के आप मूव को राइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मूव इसमें हाल में बहुत तेज़ आया था, तो तेज़ी कैप ना हो, इसलिए आप मतलब इंफ्रा क्या कोई भी स्टॉक ले लीजिए, चाहे GMR हो, चाहे NCC हो, अशोका हो, दिलीप हो, या फिर HCC हो। इन्होंने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, स्टोरीज बहुत अच्छी होती है इनके साथ, लेकिन ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मूव दिखाते हैं, तो इनकी एंट्री और एग्जिट थोड़ा क्रूशल होता है। फंस गए तो कई सालों के लिए फंस जाएंगे, तो इसीलिए आपको पैसा मिलता चले, थोड़ा थोड़ा ऊपर निकलते चले। और कोई नाम MEP जैसी कंपनियां, इनमें भी बस वही न्यूज़ फ्लोज हैं जो तेज़ी दिखा रहे हैं, तो इनको इस्तेमाल करिए तेज़ी में, और जहाँ पैसा बने थोड़ा थोड़ा निकल जाइए। क्वालिटी अगर आप इसमें ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो सिर्फ L&T, लार्सन एंड टूब्रो, जो इंफ्रा का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसके साथ रहिए, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, क्वालिटी है एटलीस्ट, और क्वालिटी एट एनी प्राइस, कोई इशू नहीं होता उसमें। तो आप बेटर यही है कि मिड कैप में जो भी नाम मिल रहे हैं आपको इंफ्रा के, इनकी पुरानी हिस्ट्री तो यही कहती है कि बहुत परफॉर्म नहीं करते हैं, सो तेज़ी मिले बढ़िया से निकल जाइए आप। नाउ एवरेज लेवल एट टेक महिंद्रा बाइंग प्राइस 1550, हैप्पीएस्ट बाइंग। तो अच्छी बात है अल्पेश सर, अगर आपका एवरेज दाम पर आ गया तो आप आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपनी अच्छी है और समय देंगे तो ठीक है, लेकिन हैप्पीएस्ट बाइंग थोड़ा महंगे साइड पर है अभी भी, डिस्पाइट इतना टूटने के, तो इसमें थोड़ा कॉशियस स्टांस रखिएगा। लेकिन हाँ, टेक महिंद्रा में कोई दिक्कत नहीं, आराम से बने रहिए। हेलो सर, VST इंडस्ट्री 10 शेयर 3300 एंड सुवेन फार्मा 45 शेयर 451। सोनू सर, VST इंडस्ट्री तो एक ज़माने में अच्छा स्टॉक लगता था मुझे बहुत। कंपनी ख़राब नहीं है, पहली चीज़, बहुत पुरानी, 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी, वज़ीर सुल्तान टबैको उसका पूरा नाम है। चार मीनार के नाम से कभी आपने सिगरेट की दुकान पे सिगरेट देखी हो तो वो ये प्रोडक्ट बनाती है।
प्लस ये जो रोस्टेड टबैको होते हैं उसके अंदर इनका मेजरली काम काज है, एक्सपोर्ट में बहुत बढ़िया काम करती है। एक बहुत क्रूशियल चीज़ ये कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो और डी-मार्ट के प्रमोटर यानी कि राधा कृष्ण दमानी साहब इस कंपनी के अंदर बराबर स्टेक रखते हैं। 32.3 32.4% का स्टेक दोनों का है। उसमें शायद आर के दमानी साहब का स्टेक स्लाइटली बढ़ भी गया है, लेकिन प्रमोटर में क्लासीफाई नहीं होते हैं वो। तो मालिकाना हक अभी भी उनके पास नहीं है, लेकिन ओरिजिनल प्रमोटर के पास है। अच्छी चीज़ क्या, कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। तो 3300 रुपये से आज तक आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको कम से कम नहीं पर भी 4 बार या 3 बार डिविडेंड मिला होगा। 180-200 रुपये डिविडेंड पर ईयर कंपनी देती है, तो वो तो एक अच्छी चीज़ है ही। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें बने रहिए। नई खरीद के इच्छुक नहीं है, मत खरीदिए। पुरानी खरीद बेचना नहीं चाहते हैं तो बने रहिए। ये आपको डिविडेंड दे के आपके शेयर फ्री कर देगी, क्योंकि इतने सालों में इतना डिविडेंड देती है। 80 रुपये से मैं इसका डिविडेंड ट्रैक कर रहा हूँ, देते आज ये 200 रुपये प्लस दे रही है डिविडेंड। तो आराम से आप बने रहिए, डिविडेंड खाइए, और बढ़िया यील्ड है इसकी डिविडेंड की, करीब 6% 5% की तो डिविडेंड यील्ड ही है। और उसके बाद अब शेयर भी चल गया है तो अप्रिसिएशन भी हो गया है, और प्लस जो दमानी साहब का स्टेक जिसकी वजह से नहीं चल रहा था वो भी पूरा हो चुका है, तो शायद चले। तो आप आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी के साथ। और नया पोजीशन नीचे आया तभी लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। मार्केट ऑल टाइम हाई है, क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या बने रहें? राज सर, ये डिपेंड करता है आपका जो टाइम फ्रेम क्या है। आप बॉम्बे से निकले गोवा के लिए बीचेस देखने के लिए, रास्ते में कहीं अच्छे बीचेस दिख गए, वहाँ उतर गए, आपका पर्पस सॉल्व हो गया, वापस आ जाइए इधर। या आपको लगता है नहीं जी मैं गोवा ही जाऊँगा, तो बने रहिए उसमें। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिए उन स्टॉक्स से जिनमें बहुत समय से फंसे हुए हैं, 1। या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट उन स्टॉक्स में ले सकते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म रखने लायक नहीं है, 2। या फिर आप उनको भी छोड़ दीजिए और कुछ मत करिए, नया पोजीशन मत ऐड करिए ताकि एवरेज ना खराब हो। क्वालिटी कंपनीज में आपको लगता है थोड़ा प्रॉफिट ले लेना चाहिए, किसी और क्वालिटी में डालना है जो कि टूटे हुए हैं। मिसाल के तौर पे बैंक्स बहुत चल चुके हैं, पीएसयू बैंक्स बहुत चल चुके हैं, लेकिन आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा पीएसयू बैंक के, कट डाउन कर दीजिए उनकी होल्डिंग, चले जाइए आईटी के अंदर, उनमें से क्वालिटी को होल्ड कर लीजिए, बाकियों को निकल जाइए मिड कैप को। तो ऐसे करके आप थोड़ा बहुत चर्निंग रीशफलिंग कर सकते हैं। वो आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो लेकर भूल ही जाते हैं शेयर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी जाए। तो उस तरह का पोर्टफोलियो में शेयर है तो दिक्कत ही नहीं, आराम से बैठे रहिए, नीचे आए कुछ और ले लीजिए काइंड ऑफ। तो आप देखिए उस हिसाब से आपको कॉल लेना होगा, वो आपके एपेटाइट पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। ओके, टेक महिंद्रा 1550 हैप्पीएस्ट माइंड नाउ अ लेवल पर आ गया है, क्या करना चाहिए? देखिए टेक महिंद्रा तो आप एवरेज कर सकते हैं अल्पेश सर, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के केस में थोड़ा और वेट करना चाहिए। हैप्पीएस्ट से बेटर तो टाटा एलेक्सी अभी पोजीशन है, एटलीस्ट नंबर्स के लिहाज से, भाव के लिहाज से उनको देख सकते हैं। क्वालिटी वो दोनों भी हैं, टाटा एलेक्सी एंड टेक महिंद्रा, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड भी क्वालिटी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक वैल्यू थोड़ा हायर साइड पर है। या तो ये अपनी ईपीएस को अपग्रेड करे या ये भाव को डाउनग्रेड करे। तो इन दोनों में से जहाँ पर आके एक एवरेज नंबर निकल आएगा वहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा बेटर है। आप खुद ही देखिए ना, 10 साल से टेक महिंद्रा के नंबर्स को पढ़ना आसान है, लेकिन 2 साल के हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर्स को पढ़कर आप इवैल्यूएशन नहीं निकाल पाएंगे। सो बेटर यही है कि आप एटलीस्ट टेक महिंद्रा के साथ एवरेज कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। हैप्पीएस्ट माइंड को भी थोड़ा और समय देते हैं, कहीं स्टेबल हो, 800 रुपये 700-900 रुपये की रेंज में कहीं स्टेबल हो रहा था बीच में। अभी पता नहीं, भाव देखा नहीं मैंने इसका बहुत टाइम से, लेकिन इफ़ इन केस ये उस रेंज के आसपास स्टेबल हो या कोई भी भाव पे स्टेबल हो, वहाँ थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं अगर आपका एपेटाइट अलाउ करता है तो। लेकिन ओवर एक्सपोज्ड आईटी से मत होइए कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ सस्ता दिख रहा है तो भर लिया आईटी, ऐसा मत करिएगा एटलीस्ट। जुबिलेंट फूड, विनोद सर, क्वालिटी ऑफ स्टॉक पर तो कोई सवाल नहीं है। एटलीस्ट आप अगर क्वालिटी के लिहाज से देख रहे हैं तो देश की सबसे बड़ी QSR कंपनी 72% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करती है, भरतिया ग्रुप की कंपनी है, पुरानी होल्डिंग है। और अगर पिछले 10 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 2010 से लेकर 2022 के बीच में, तो जितने भी IPOs आए, जिसमें सब क्वालिटी IPOs को अगर आप अलग कर लें तो उसमें आता है डी-मार्ट, IRCTC, NBCC, ये कुछ नाम आते हैं जो बहुत अच्छे IPOs हैं। उसमें ही आता है नाम पेज इंडस्ट्री का भी, और उन सब में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला पेज इंडस्ट्री है। तो माफ़ कीजिएगा, जुबिलेंट फूड है। तो इस तरह का एग्जॉर्बिटेंट गेन ये ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद जाकर अब ये थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन ठंडा भी सच ऐसा है कि आज जो एडजस्टेड दाम है 2010 का, वो बैठ रहा है करीब 75 रुपये के आसपास, या 65 से 75 रुपये मान लीजिए आप मोटा मोटा, क्योंकि 340 रुपये में कहीं इसका इशू प्राइस था, फिर 1:1 बोनस 2016 में आया था, और फिर 1:5 का स्प्लिट है। तो उस हिसाब से अगर आप इक्विटी डाइल्यूट करेंगे तो 340 का आधा करीब बैठता है 150 रुपया,
और फिर 150 रुपये को आप 5 हिस्सों में बांट देते हो 50 रुपया, तो मोटा मोटा 50 से 75 की रेंज में कहीं इसको रख लीजिए। वो 50 से 75 रुपये का दाम आज आपको दिख रहा है 600 रुपया या 550 रुपये, जो भी दाम है इसका। तो इतनी बड़ी तेज़ी 10 टाइम्स की ऑलरेडी दिखा चुका है, उसके बाद कूल ऑफ हो रहा है। बिजनेस भी बड़ा है इसी ड्यूरेशन में, 1700 स्टोर है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ग्लोबली डोमिनोज की सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया। करीब करीब 6500 स्टोर्स हैं यूएस में डोमिनोज के, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इन इंडियन मार्केट में 1700 स्टोर्स के आसपास। तो इस तरह की ग्रोथ स्टोरी इंडिया में है अभी, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, और ये लार्जेस्ट प्लेयर है। तो आप बने तो रह सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन 2-4 दिन के भाव या 20, 30, 50, 100 रुपये के भाव को देखकर अगर आप घबरा रहे हो तो बात अलग है। ओके, और जुबिलेंट फूड हो गया। वांट टू बाय टीसीएस आउटराइटली फॉर 15 ईयर, शुड आई वेट फॉर 3000 और करंट लेवल? अनिल सर, शुड आई वेट जो होता है ना, ये मतलब मुझे आज तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। आपको गाड़ी लेना है तो शुड यू वेट? नहीं। आपको लॉन्च करने का, आपको घर लेना है, शुड यू वेट? नहीं। गोल्ड लेना है? नहीं। तो आप आउटराइटली लेते हैं ना उसमें भी। तो जब सारे एसेट क्लास को आप आउटराइटली लेने के लिए तैयार है तो इक्विटी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? चलिए, आपको लगता है कि आप आउटराइटली ले लेंगे 3000 रुपये में, और वहाँ से 2500 आ गया, फिर वहाँ से 2000 आ गया, फिर तो ये तो हमेशा ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा ऊपर नीचे का भाव। अब आती है बात 15 साल की। जब 15 साल की जर्नी है तो 3000 रुपया हो या 2500 रुपया हो, क्या ही मैटर रखता है। आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 3000 रुपये में डबल हो जाएगा एटलीस्ट, या ट्रिपल हो जाएगा एटलीस्ट। तो ट्रिपल 3000 से होगा तो भी, 2500 से होगा तो भी, 2000 से होगा तो भी, कितना ही अंतर आ जाना है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। पहली चीज़, टीसीएस जैसी क्वालिटी कंपनी में आप ये मत करिए कि आउटराइटली लेना है और 3000 का दाम है। चलिए, आपका एक इसका सोल्यूशन ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि नहीं 3000 रुपये नीचे आएगा और तब आप उसको लेना चाहेंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि से आप 1000 शेयर लेने में इच्छुक हैं या 100 शेयर लेने के इच्छुक हैं, 50 आज ले लीजिए। 25 आप तब लीजिएगा जब 3000 आए, 25 आप तब लीजिएगा जब 2500 आ जाए। नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, फिर तो 50 ही है आपके पास। या आपको लगता है कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा कम है, तो 75 ले लीजिए। 12 तब ले लीजिएगा जब 3000 रुपये आए, और 12 तब ले लीजिएगा 2500 रुपये आए। तो वो आप तोड़ के हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन हाँ, बड़ा चंक आज लेके एटलीस्ट एवरेज प्राइस तो निकाल दीजिए अपना कि ये मेरा प्राइस है, आज से इसके नीचे जाएगा तब मैं और ऐड करूँगा। तो इस तरह से आप प्लान करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, 15 साल के लिए होल्ड करने में कोई इशू नहीं है। बढ़िया डिविडेंड आपको मिलेगा, 27 रुपये सो फार डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड अलग आपको मिलेगा। कोशिश करिएगा उस डिविडेंड के पैसे को वापस फ्लो बैक करके और शेयर लेने की, ताकि आपकी कॉस्ट और नीचे आती रहे। ओके, और CESC के केस में सर एक ही चीज़ बोलूँगा मिकी सर कि मोमेंटम बेस्ड स्टॉक और ये पूरा ग्रुप बहुत अंडर परफॉर्मर है, लार्जली अंडर परफॉर्मर है। FSL, CESC, मतलब दोनों गोयन का ग्रुप ही कंपनियों में। स्पेंसर कोई भी ऐसा चल नहीं रहा है। सो इवन जेंसार सबसे ज़्यादा टूटा हुआ IT स्टॉक है फिर भी। सो आप टाइम दे दीजिए, होल्ड कर लीजिए, मूव मिले, थोड़ा पैसा बने, निकल जाए। मोमेंटम में फंसने वाली बात है इसकी, तो आप तेज़ी मिलती रहे, थोड़ा बहुत पैसा बनता रहे, तेज़ी में निकल जाए। बहुत लंबी स्टोरी के लिए अगर आप पावर में जाना चाहते हैं, दो ये बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है, लेकिन फिर भी टाटा पावर ज़्यादा बेटर पोजीशनड है एटलीस्ट पावर स्पेस के अंदर इस कंपनी के कंपैरिजन में। तो आप उसको एक बार प्रेफरेंस दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में एटलीस्ट। ओके, सर धर्मराज IPO को लेकर एक ही चीज़ बोलूँगा सर, सिद्धार्थ सर, वो एक आशीष ने अपनी वीडियो डाली है, आप उसको देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। किसी भी नई कंपनियों की लिस्टिंग के लिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप प्रीमियम खाकर लिस्टिंग गेन पर निकलना चाहते हैं तो आप एंटर करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी देख रहे हैं तो आपको बहुत सस्ते में वो दाम मिल जाएगा। आज बीका जी आपको दिख ही गया होगा, एक ही दिन में लोअर सर्किट लग गया उसमें, वो ऊपरी स्तरों से बेचने के बाद। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब कोई वो भी नहीं था कि हाँ इतना तो लग ही जाएगा, आराम से 4-5 और भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना भागा है तो नीचे आना तो बनता ही है। कोई भी बिजनेस का एक नंबर होता है, वो नंबर के इर्द गिर्द ही वो घूमेगा। तो वो नंबर तो अभी एटलीस्ट आने दीजिए, अभी तो मुश्किल 20 दिन भी नहीं हुए लिस्ट हुए। तो इसीलिए आपको अगर इसमें लगाना भी है पैसा तो आप लिस्टिंग गेन के लगाइए, तो बात अलग है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी तो आशीष का वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा बेटर आपको समझा पाएगा एटलीस्ट। ओके, परसिस्टेंट वर्सेस कोफोर्ज वर्सेस एम्फेसिस। परसिस्टेंट, कोफोर्ज वर्सेस एम्फेसिस, तीनों खुद ही आपने लिख दिए। इवन आप कोफोर्ज परसिस्टेंट भी कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रेफरेंस फिर परसिस्टेंट, फिर कोफोर्ज, फिर एम्फेसिस, ये आपको एक प्रेफरेंस रखनी होगी। IT के लिए बेस्ट इज लीडर ऑब्वियसली TCS, लेकिन अदरवाइज मिड कैप में अगर आप मर्जर को प्ले नहीं कर रहे थे तो यही ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा
नाल्को में क्या करना चाहिए राजीव सर? नाल्को एक केस में मेटल का मूव आज जो मिला था आपको, वो एक बढ़िया एज बन सकता है अगर आप उसमें निकलना चाह रहे हैं तो, मतलब मेटल की तेज़ी को प्ले करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि ये रहेगा तो मोमेंटम ही, जो एक तरफा चाल पूरे स्पेस की हमने देखी है पिछले सिक्योलर मूव जो था वो अब थोड़ा फिजल आउट हुआ है, तो अब साइक्लिकली मूव रहेगा, कभी तेज़ी कभी मंदी वाला। तो कभी तेज़ी कभी मंदी में आपको तेज़ी मिल जाए, भाव से ऊपर आ जाए, थोड़ा पैसा ले लीजिए, कभी मंदी में नीचे मिल जाए, फिर एंटर कर जाइए। जैसे वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का रेंज नहीं था जो मैं बहुत दिन से इसका चक्र चर्चा कर रहा था कि नीचे 850 ऊपर 910, नीचे 850 ऊपर 910, आज वो रेंज तोड़ दिया उसने, आज वो 910 के ऊपर है, तो वो 933 बंद हुआ, अब वो 910 950 घूमेगा, किसी दिन 950 भी तोड़ देगा तो अपना ऑल टाइम हाई काटेगा। सो लाइक वाइज ये रेंज चलती है इनकी, उस रेंज को आप प्ले कर लीजिए। लॉन्ग टर्म में इनमें से कोई रेंज काम नहीं करती, लॉन्ग टर्म में वो शेयर अच्छा है, होल्ड करिए, पैसा बनता रहेगा, सीधा सा हिसाब है। तो आप बाकी नाल्को के केस में आप उसी रेंज को प्ले करिए, बिकवाली में नीचे लीजिए, तेज़ी में ऊपर बेच दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, MSWIL ये कौन सा स्टॉक है चक्रवर्ती साहब? मैक्स फाइनेंशियल, पता नहीं, मैं इसके बारे में मतलब ये शॉर्ट फॉर्म तो समझ नहीं पाया, तो ज़्यादा बेटर है कि आप फुल फॉर्म लिख दीजिए तो एटलीस्ट मैं कुछ समझ पाऊंगा उसको। डी मार्ट को आप 10 ईयर के प्रॉफिट ऑफ व्यू से कहाँ देखते हैं? अनिल सर ये तो मतलब ये बहुत ही ऊपर वाला ही जवाब दे सकता है, इसको कहाँ देखते हैं, बट यहाँ से बेटर देखते हैं ये ज़रूर हो सकता है। ऐसे समझिए कि 225 स्टोर हैं ये डी मार्ट के, लॉजिकली जो बात है वो मैं बोल देता हूँ आपको, 225 स्टोर हैं, 90% 95 या 99% स्टोर इनके खुद के ओन्ड है, एक आध स्टोर शायद इनका नहीं है, मतलब डिबेटेबल है वो, लेकिन मेरा ये मानना है मोटा मोटा इनके सारे स्टोर इनके अपने ही है। तो 100 स्टोर अगर अपने हैं तो 225 स्टोर्स की रियल स्टेट वैल्यू अलग है, अलग अलग एरियाज़ में, और जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो नॉर्थ में इनके हैं। रेंटल कॉस्ट इनके ऊपर है नहीं, प्रमोटर स्ट्रांग है, 1 2 इक्विटी डाइल्यूटेड नहीं है, 75% इक्विटी प्रमोटर के पास है, मोर देन दैट रादर। डिविडेंड थोड़ा लो पे ऑफ है। रेंटल कॉस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी रिटेल कंपनी के लिए, वो ये देते नहीं है। तो सो फार कंपनी बेटर, बिजनेस बेटर, रेंटल कॉस्ट है नहीं, तो आप देख सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। बाकी नंबर्स के हिसाब से आप हर साल दर साल कॉलेट्स में लेते रहेंगे। चले फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब कल एक्सपायरी के दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और एक और डिस्क्लेमर कि आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। थैंक यू।